What? गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गणेश शॉट। गणेश शॉट में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि द लास्ट डिकेड हैज अराइव्ड फॉर चाइना, राइट? और जापान का अतीत चाइना का फ्यूचर होगा। और ये जो बात हम बोल रहे हैं वो कोई नया चीज नहीं है। लॉस्ट डिकेड क्या है वगैरह वगैरह हम बताएंगे। पर मोटे मोटे तौर पर जब जापान के बारे में बात किया जाता है तो बोलते हैं कि जापान ने लॉस्ट के बारे में एक लॉस्ट डिकेड खो दिया, एक डिकेड शतज खो दिया। शतज ने दशक, दशक सॉरी, हिंदी खराब है हमारा, दशक खो दिया। पर एक्चुअल में उसने एक दशक नहीं, दो तीन दशक खो दिया, राइट? हम सबको पता था और पता है कि 1960s और 80s के जमाने में जापान वाज टॉप ऑफ द वर्ल्ड, राइट? अगर आप देखेंगे तो जापान का सोनी, हिटाची, पैनासोनिक, ट्रांजिस्टर, वॉकमैन और बहुत कुछ, सीको के घड़ियां, राइट? और कैसियो म्यूजिक, रिको के मिक्सी सब चलते थे दुनिया भर में, सब पागलों की तरह। और उन दिनों में जापान का अर्थव्यवस्था सब कुछ दौड़ रहा था। और कुछ 70s 80s के जमाने में गाड़ियां गाड़ियां जापानीज व्हीकल्स, होंडा हुआ, टोयोटा हुआ, अकूरा हुआ, इസുजू हुआ, सब कुछ। जापान वाज ऑन अ रोल। यहां तक जापान थ्रेटेंड अमेरिका कि अमेरिका को हटा देंगे। अमेरिका उन दिनों में बात होता था कि जापान एक सुपर पावर है और जापान जो है अमेरिका को हटा देगा। हम सब भी सोचते थे, हम बच्चे थे उन दिनों में, हमें ये ज्ञान था थोड़ा बहुत। और सबको पीछे छोड़ देंगे वगैरह वगैरह। वहां 80s 90s की बात है, पर वो तो हुआ ही नहीं। उसके बाद जापान चला गया, डाउन हो गया, उसका इकोनॉमी रिसेशन में चला गया। और रिसेशन में जाने के बाद अभी उभर के आ रहा है 30 साल के बाद। और ये 30 साल बोलते हैं जापान का लॉस्ट डिकेड, 30 years। इट्स कॉल्ड द लॉस्ट डिकेड बट इट्स एक्चुअली 3 decades। एंड एवरीवन टॉक्स आजकल कि चाइना के बारे में कि उसका जापानिफिकेशन हो रहा है और उसका हालत भी जापान जैसे होगा। बहुत लोग बोलते हैं नहीं होगा, चाइना के पास, चाइना हैज द टूल्स टू अवॉइड जापानिफिकेशन। सो आई सेड ओके, इतना ये है तो वी शुड स्टडी कि जापान के साथ क्या हुआ और चाइना के साथ क्या संबंध है। चाइना क्या जापानिफिकेशन होगा? अगर होगा तो कैसे होगा, कब तक होगा? और अगर नहीं होगा तो फिर तो चाइना सुपर पावर बन ही जाएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि चाइना जो है वो बच जाएगा, मेरा ख्याल नहीं है, राइट? इससे पहले कि we go into the details of whether China will lose its decade or what is China's future, let's go to the past. Let's go to the past, right? अतीत में जाएंगे और देखेंगे जापान के साथ क्या हुआ था। तो जैसे मैं बता रहा था कि जापान was on the roll, okay? Now
You know, I'll put this graph इस आपको मैं समझाता हूँ और आपको फिर पता चलेगा कि जापान कितना यू नो ऑन द टॉप था। एक जमाने में जब तक ऑयल एम्बार्गो नहीं आया, जब दैट वाज द टाइम 70s, Japan was growing at a compounded annual growth rate of about 9%. When the oil embargo came, जब और तेल का ओपेक वगैरह आया था और तेल का कीमत बढ़ गया, तो जापान का थोड़ा स्लो डाउन हुआ, 3.9% आया। फिर भी उन दिनों में 3.9% का ग्रोथ रेट बहुत माना जाता है। फिर कुछ हुआ था प्लाजा अकॉर्ड, उसके बावजूद चलता गया चलता गया चलता गया। 1991 में जापान का बबल बर्स्ट, इट वाज द एंड ऑफ द इकोनॉमिक बबल, and then its deflation started, and Japanese companies and the Japanese economy grew at only 1.7%. And then the deflation started. Japan was deflated. Japan deflated, अगर आप देखेंगे right side of this thing, Japan deflated for good 20 years, where its growth rate was minus or plus hardly. It was right. So Japan went through hell, and it has just started coming out. Why did this happen? This Plaza Accords. At that point of time, the US kept the dollar high. Japan kept the yen artificially low. उससे क्या है कि the differential between this yen and the dollar was so high that Japanese could export, and they kept exporting, exporting, exporting. And the US exports were very costly because the US was very high, the dollar was high. The same was the case with actually UK, Germany, and France also, whose currency with respect to the dollar was very high. तो उस वक्त ये प्लाजा अकॉर्ड्स का बात हुआ था, और अगर आप देखेंगे तो प्लाजा अकॉर्ड्स हुए थे 85 में न्यूयॉर्क। व्हाई इट्स कॉल्ड प्लाजा अकॉर्ड्स? न्यूयॉर्क होटल प्लाजा में हुआ था। ये पांचों G5 गॉट टुगेदर, एंड देन यूएसए said we are going to depreciate the rupee, डॉलर। उन्होंने डिप्रिशिएट कर दिया। जैसे उन्होंने डिप्रिशिएट कर दिया तो जापानीज एक्सपोर्ट्स became costlier, not attractive. Japanese goods started going up, and then it went into deflation. But it was not the only thing. There were other factors to this whole story. We'll have a look at that. The next thing, अगर आप देखेंगे, so you look at this, this is the Nikkei index. That peak which you see before 1994 is that, 85 to 91 peak. Japanese stock market went up and then it fell, and it kept falling and kept falling and kept falling till 2005, 2005, 6, 7. And the recovery started then. So almost for about a decade or decade and a half gone. That's called the lost decade. Right? Japanese shares crashed, everything. Their economy started stagnating. Okay. Oh, this is the time Japan had also a property bubble. Now, the residential property prices in Japan
around 1991. You look at that peak. This is the data from 60 to 22, and then they fell. Something very similar is happening in China, and then they fell and they just recovered. ये तो 2022 तक 23 तक है, but they have not gone back to that level. Okay, it's not that only. Population देखिए, इसका जापान का पॉपुलेशन जो सर्कल है, that's the beginning of the downturn, and now we are talking of 24, 25 back. Japan's population today is the same as that it was in 1990. As Japan grew rich, it became old, their birth rate fell off, and you know, their population started shrinking. Very interesting. As economies go up the value chain, शादियां कम होती हैं, बच्चे कम पैदा होते हैं, and it started losing its population. और ये जो है फ्लैट, ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन देखिए जापान का पॉपुलेशन का, दिस इज लॉस्ट. तो ये पूरा टाइम जो है वो ऑलमोस्ट लॉस्ट डिकेड माना जाता है. ओके, हम इसको कंपेयर करेंगे चाइना के साथ. फिर ऑफ कोर्स अभी एक स्टॉक रैली हो गया चाइना जापान के अंदर. उसका इकोनॉमी पहली बार पिछले हफ्ता वहां इंटरेस्ट रेट्स हैव गॉन इनटू पॉजिटिव. यानी कि अभी तक पिछले 30 साल में अगर आप बैंक में पैसा रखते जापान के अंदर, आपको पैसा भरना पड़ता है आपका बैंक में पैसा रखने के लिए. अभी वहां इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव में 1-1.5% या 2% देते हैं इंटरेस्ट, अगर आप पैसा बैंक में रखते हो. 30 साल लगा. राइट. अभी हम देखते हैं चाइना. यानी कि अगर आप देखेंगे 2-3 हिस्से थे. जापान was an exporting market. Its investment was all in manufacturing. Investment was in property. The property crashed. The manufacturing went into a tailspin. It was no more attractive. They invested in technology. जापान के टेक्नोलॉजी आज भी माना जाता है, but did it pay off for Japan? It didn't. All USA did was depreciate its dollar. बस. और जापान का बंद कर दिया उन्होंने. Because there were other things, मैं मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूँ. ओके, तो अभी हम बात करते हैं चाइना. चाइना पॉपुलेशन is facing the largest absolute loss. और ये कौन बोलता है? यूएन बोलता है. आगे इनका ग्राफ भी दिखाएंगे. इनका it will never recover. Something similar to Japan, but even worse. आगे दिखाएंगे. Birth rates have gone. इसका प्रमाण क्या है? स्कूल्स बंद हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे ही नहीं है तो स्कूल कैसे चलेंगे. और ये आज का रिपोर्ट है जो हम दिखा रहे हैं आपको. इनका पॉपुलेशन देखिए, वो ऑलरेडी इट्स पास द पीक, डाउनवर्ड शुरू हो गया. अगर आप देखेंगे ये यूएन का ग्राफ जो मैं दिखा रहा हूं, लाल ग्राफ जो ऊपर जा रहा है वो बुड्ढों का ग्राफ है, एज पर्सन. ब्लू ग्राफ नीचे जो आ रहा है वो है बच्चों का ग्राफ जो कम हो रहा है. और बच्चों का और बूढ़ों का बीच में का फासला बढ़ रहा है. और ये कब तक बढ़ेगा? ये ऑलरेडी क्रॉसओवर हो गया. अभी आप देखिए ये क्रॉसओवर हो गया. और ये आपको बड़ा करके दिखाता हूं. राइट, हैव अ लुक. ये क्रॉसओवर हो गया ऑलरेडी.
राइट? तो ये जो फासला है बिटवीन एजिंग एंड यंग पीपल नॉट कमिंग विल इंक्रीज। ओके, फिर ये पॉपुलेशन बाय ब्रॉड एज ग्रुप्स है। अगर आप देखेंगे जो ऊपर दिया है 24 टू 64, 25 टू 64, दिस इज द वर्किंग एज पॉपुलेशन, जो काम करने वाले हैं। वो आप देखिए किस तेजी से गिर रहे हैं। ये है हालत होगा इनका 2030 और ये हालत होगा 2035। अगर आप देखेंगे अभी से लेकर 2030 तक दे स्टार्ट लूजिंग वर्किंग एज पॉपुलेशन और 2035 तक और गठन हो जाएगा। और इससे क्या है, और बुढ़ापा भी बढ़ जाएगा, बच्चे नहीं होंगे। और ये फिगर्स हैं, आंकड़े हैं ये, और ये मेरा कोई ख्वाब नहीं है। तो इनका ओवरऑल क्या हालत होगा आप देखिए। ये है इनका फर्टिलिटी रेट्स। ऊपर जो है वो है चाइना का, नीचे जापान का। अगर आप देखेंगे जापान का फर्टिलिटी यानी बच्चे जो पैदा होते हैं वो पहले ही डाउन हो गया और तब से लगातार वही है। अभी चाइना का बर्थ रेट जापान के साथ जुड़ गया है, इनफैक्ट जापान से कम। तो जापान का जब पॉपुलेशन बढ़ने का कोई अंदेशा ही नहीं है, तो चाइना के भी नहीं है। इनफैक्ट चाइना का और भी वर्स्ट है। ये देखिए जापान का पॉपुलेशन कर्व और चाइना का पॉपुलेशन कर्व देखिए, और संगीन है। जापान became old before it became rich. China will become old before it. Sorry, Japan became old after it became rich. जापान में पैसा आ गया, फिर ये बुढ़ापा शुरू होगा। चाइना में बुढ़ापा ऑलरेडी शुरू हो गया, पर वैसे आम लोग अमीर नहीं हुए, गरीबी है। So this is the comparison. So population wise, definitely if Japan with its metrics went into the lost decade, China is definitely getting into the lost decade. In fact, when Japan went to its lost decade, when the in that graph which I showed, when the bubble burst, Japan's population was still going up. It was not coming down. It's now that it's come down completely. Same timeline, something. Whereas China's timelines, as it's entering its lost decade, its population is going down. It's even a worse condition. Then these are the population growth rates of who all? China, India, and USA. Again, have a look closely. If you have a look closely, what do you see? You see that the growth rate of China is the worst amongst the three big nations, the three most populous countries in the world. तो चाइना का हालत जो है बिगड़ता जा रहा है दिन पर दिन। और यू नो ये बात निकल के आता नहीं है। सब बोलते हैं चाइना जगड़ लेगा और उसका इकोनॉमी कभी पीछे नहीं आ सकता, वगैरह वगैरह वगैरह, पर ये हकीकत है और ये मेरा ख्वाब नहीं है, क्योंकि ये रिसर्च डेटा है ये। ओके, नेक्स्ट मैंने दिखाया था आपको जापान का प्रॉपर्टी स्लम्प। इसमें देखिए प्रॉपर्टी स्लम्प हुआ था जापान का, राइट? उसी तरीके से यहाँ भी हो रहा है, प्रॉपर्टी स्लम्प हो गया। ये है अपार्टमेंट और कमर्शियल प्रॉपर्टी सेल्स बाय वैल्यू, पिछले 3 साल से ये डाउन है। अगर आप
न्यूली स्टार्टेड रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में जाएंगे तो वो भी डाउन है। सबको पता है प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम चाइना के अंदर, ये घटने वाला है। ये सब मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ कि जापान के साथ क्या हुआ था वही चाइना के साथ भी हो रहा है। ओके, चाइना हाउस पूरा बस्ट में है। बूम तो हुआ था कुछ साल पहले, अभी डाउन है। और ये जो आप हम देख रहे हैं प्रॉपर्टी, इसका 30% हिस्सा है और ये कभी बाहर ये वापस नहीं आएगा। चाइना कोशिश कर रहा है कि प्रॉपर्टी के बजाय ये मैन्युफैक्चरिंग में चले, पर मैन्युफैक्चरिंग कैन नॉट रिप्लेस प्रॉपर्टी इन नो कंट्री। किसी देश में मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट कैन नॉट रिप्लेस प्रॉपर्टी for GDP, and that is gone. That's the point. Why am I showing this? ये US का index of real US house prices from 1890 to 2018. Have a look at it a little closer. Okay, very interesting graph this is. If you look at it closer, see the period between. Okay, make it bigger. See the period between 1820, 1920 to 1940. That's the period of the Great Depression. It lasted 20, 25 years. Houses, people just fell out of their houses. They just jumped out of 14-story, 15-story houses. Because it was the period of the Great Depression. Then slowly it started coming up. Till 2000, the housing was not at a peak. Of course, उसके बाद इन्होंने हेरा फेरी किया, 2007 फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, वगैरह वगैरह, ऊपर चला गया, डाउन हो गया, फिर ऊपर चला गया. All this recovery is possible in an open market where it doesn't matter if there's a crash. क्रैश हुआ तो हुआ, जीडीपी कम हो गया तो हो गया, बट मार्केट प्रिंसिपल्स पे चलेंगे. और कैपिटलिज्म इज बेस्ड ऑन मार्केट प्रिंसिपल्स और डेमोक्रेटिक ऑर्डर के मुताबिक रूल्स बेस्ड सिस्टम के ऊपर इट हैज गॉन बैक अप. बट यू लुक एट द चाइनीज वन जो लेफ्ट कॉर्नर में टॉप में दिया, सेम थिंग व्हाट आई शोड अर्लियर. राइट, लेट मी शो यू अगेन. Yeah, same thing. I put it against the US thing. Now, China has just entered this phase in the property. That's what I'm trying to bring out to all of you. You know, people don't understand. China has just entered that phase. And China is a communist country with state control. It has no mechanism to pull out of this. It cannot afford. Right? If you go back into 30s, you see books by John Steinbeck, East of Eden and Grapes of Wrath. He outlines the depression, days of depression. If such scenes happen in China, communism will go finish off. Just wipe off. They can't afford it. If they can't afford it, that's why they're doing everything not to make it a slow crash. But the crash is inevitable. If we should not fool ourselves that the Chinese economy will recover, it will not recover. I've shown you property down, population down. Just see what happened to Japan. बस. Okay. अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या कहानी है इनका. मैन्युफैक्चरिंग आपको मैंने दिखाया. जापान रूल्ड द वर्ल्ड. सोनी, टोयोटा, पैनासोनिक. मेरे पास खुद अभी भी एक शार्प का एक स्टीरियो है जो मैं भूटान में जाके खरीदा था. कब की बात है? आई एम टॉकिंग ऑफ 83, 84. Right? Japanese goods were the thing. Manufacturing. What's happening to China manufacturing? China, Xi Jinping, EVs, ये वो बोल रहा है. This is 2 days back. This is from 3 websites of
China, Kexin Global, Ikai Global, and South China Morning Post. All three of them talk of manufacturing. Have a look at it closer. See, what do they say? China manufacturing shrinks for the first time in 9 months as demand falls. People are just not buying. Same thing. All three are talking. People are not buying, the demand is falling. You can China has put in a lot of effort for manufacturing. It is exporting. But who's buying the exports? People don't have the capability to buy Chinese goods the way they used to buy earlier. It's not that they're not buying. US has increased the tariffs on all high technology items coming from China. India has said no. Two big economies have said no. Europe is shutting doors. Where will it go? अफ्रीका तो भीख मांगेगा चाइना से कि भैया फ्री में दे दो और डिस्काउंट में दे दो. Look, look at it from another point of view. India plus China plus USA plus Europe is 60% of the world population. If this 60% of the world population cannot support Chinese manufacturing, you think the other 40% can, and they are the poor people. आप सोचो क्या वो खरीद सकते हैं अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में? नहीं हो सकता. और ये भी साबित हो गया है, अगर चाइना हैज टू सप्लांट यानी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ही जोर दे और एक्सपोर्ट पूरा करे, ठीक है, और टू ऑफसेट प्रॉपर्टी, its share of manufacturing of its in the economy has to go to 60%. And the global share of manufacturing, China's manufacturing, has to go up to 50 to 60%. इसका मतलब बाकी सब बंद कर सकते हैं अपना मैन्युफैक्चरिंग. क्या ये हो पाएगा? कहते ही नहीं. ठीक. तो ये हालत है चाइना का मैन्युफैक्चरिंग में. जिस तरीके से Japanese manufacturing got hit, their manufacturing also will get hit. Then there's oversupply. ये देखिए, China's lithium mountain grows as oversupply drags down price further. You keep producing. There's more in the market. Who will buy? So you have to reduce prices. Already, China is giving a double subsidy on most of the items. So there's a problem for them. And the manufacturing index is going down. You see this? Anything above 50 is positive, anything below 50 is negative. It is contraction. From 21 to 25, for the past 3 years, average China's manufacturing is contracting. And this is data from China. Kexin Global is from China. I'm not giving it. ये मेरा ख्वाब नहीं है. ये चाइना का ऑफिशियल डेटा है. China has been urged by World Bank and UN to stabilize the yuan. Yuan is not stable at this point of time. To lift domestic demand because their high exports are unsustainable. And the Chinese are not buying. कुछ नहीं खरीद रहे हैं वो बैठे हैं पैसा बैंक में डाल के. चाइना एक बड़ा दुविधा में. That is why it is entering the lost decade. Or rather, अगले it is entering the lost decades. Now this is a graph by JCER. What is JCER? JCER is Japan Council of Economic Research, or Japan Center of Economic Research. This is by Japan. As per this graph,
थोड़ा नजदीक देके इसको हम इसको एज पर दिस ग्राफ इन 2022 they had forecast even then in 2022 that the Chinese GDP will not overtake the US GDP. In 2023, they say the gap will become even more. And I'm sure by 2024, they'll start showing this red line flatter. Okay? Does it end there? It doesn't. The JCER has put out the GDP growth rates of 18 countries. 18 देश का जीडीपी आगे तक, कहां तक? 2035 तक। तो उसमें आप देखिए, इनका अनुमान है बेस्ड ऑन देयर रिसर्च। क्यों? जापानीज रिसर्च को तो हम मानते हैं ना, ये तो न्यूट्रल है, ये तो मेरे लिए बात नहीं कर रहा है ये। तो आप देखिए, इंडिया का बोलते हैं कि लगातार 6% होगा 2023 तक या बाद में भी, बट यूएस, चाइना वगैरह स्लो डाउन है, इट्स अ स्लो डाउन, एंड दिस स्लो डाउन इज नॉट गोइंग टू रिवर्स। आप बाकी चीजों को भी देखिए और ये भी देखिए, ये बिल्कुल सही है ये मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से नहीं, जापान के हिसाब से ये सही है। आपके हिसाब से सही है ये नहीं, आप अंदाजा लगा लो। तो चाइना कहीं नहीं जा रहा, चाइना वही है, कदम ताल करता रहेगा। कदम ताल का मतलब क्या है? स्लो मार्च, वही कट 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 कट। ओके, इज दिस द ओनली प्रॉब्लम? क्या और कोई प्रॉब्लम नहीं है चाइना के अंदर है? मैं बार बार बताता रहता हूं, चाइना के अंदर क्लाइमेट का प्रॉब्लम है। ये भी कल का न्यूज है ये। क्यों? लगातार पिछले 4 साल में बाढ़ आ रहे हैं, ऐसे बाढ़ आ रहे हैं जिन्होंने आज तक नहीं देखा। और कहाँ आ रहे हैं? इनके बड़े शहरों में। एंड दे हैव टू इन्वेस्ट इनटू प्रिवेंटिंग फ्लड एंड क्लाइमेट प्रॉब्लम्स। ओके, तो जो भी ये बना रहे हैं उसको और इन्वेस्ट करना पड़ेगा इनको टू कीप इट अप, नहीं तो ये बाढ़ में जाएगा। बाढ़ में सूखा सब कुछ हो रहा है। और इसके बारे में हमने 2-3 बार वीडियो चला दिया। इसका क्लाइमेट का असर चाइना के ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, ये एक इंटरेस्टिंग ग्राफ है जो मेरे को मिला है हमारे रिसर्च के अंदर। व्हाट डज इट शो? इट शोस, ये जो ब्लैक लाइन है ना, इसमें ये है यूएस का लाइन। कब की बात? 30s का। ठीक है, डो जोन्स। और ये रेड लाइन क्या है? ये है शंघाई कॉम्पोजिट अभी का। आप देखिए कितना नजदीक जा रहा है, साथ साथ। अगर यही ग्राफ इफ इट चलता रहे तो और भी टाइम है चाइना को डूबने के लिए। राइट, दिस प्रीटी ऑथेंटिक। आई एम मैं ये जो भी आपको दिखा रहा हूं, 8-9 सोर्सेस से लेके आपको दिखा रहा हूं। सो देयर इज अ प्रॉब्लम देयर। सो लाइक आगे बढ़ते हैं। अभी इस ग्राफ में इट्स वेरी क्लियर व्हाट इज द रेट ऑफ जापानीज येन। इट्स फॉलन, नाउ इट्स पिकिंग अप, बट पिछले 30 साल में ये पूरा इट्स नॉट गॉन बैक टू द सेम लेवल एज इट वाज ड्यूरिंग द प्लाजा अकॉर्ड्स। द येन हैज बीन स्ट्रेंथनिंग अगेंस्ट द डॉलर, इसलिए रेड में है ये। चाइना का भी देखिए, चाइना टिल 2006-7 kept the yen यानी युआन आर्टिफिशियली पेग्ड विद द डॉलर। चाहे डॉलर ऊपर हो या ना हो, इट वाज स्टैंडर्ड। और जैसे डाउन हो गया, चाइनीज एक्सपोर्ट्स हैव बिकम लेस अट्रैक्टिव। अगर डिवैल्यूएशन हो गया तो आपका एक्सपोर्ट अच्छा हो जाएगा, डिवैल्यूएशन नहीं हुआ
तो एज अ रिजल्ट, एज द yuan बिकम स्ट्रॉन्गर, इसका एक्सपोर्ट डाउन होता जा रहा है। एक्सपोर्ट भले ज्यादा हो, पर उसका कोई फायदा नहीं है। शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स को देखिए, कहाँ था 30 साल पहले, ठीक है। अब इफ यू सी, दिस इज यू नो I've shown this from 1990 to now. अगर आप देखेंगे तो तब से अभी तक, how much is the Shanghai Composite Index moved? In 1990 it was 1500 or so. Today it's 2900. आज मैंने निकाला है. What's the growth? Okay, look at the growth in the New York Stock Exchange and Nikkei. The Nikkei जो जापान का मैंने पहले भी दिखाया आपको, ऊपर गया, डाउन हो गया, फिर धीरे धीरे अभी ऊपर आ गया। न्यूयॉर्क का तो ऊपर ही जा रहा है। कहाँ था न्यूयॉर्क का इंडेक्स और आज कहाँ है? 4-5 गुना हो गया। इनफैक्ट इट्स मच मोर। इनका लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक आउटलुक देखिए, दिस वाज गिवन सम टाइम बैक, इट्स जस्ट गोइंग डाउन, बस। ब्लूमबर्ग का है ये जो विश्लेषण आपको हम दे रहे हैं, वो अलग अलग जगह से हम आपको दे रहे हैं, ताकि आपको क्लियर हो कि चाइना का कहाँ जा रहा है। चाइना इट्स गेटिंग इनटू अ लॉस्ट डिकेड। इनके अगले 3-4 दशक विल गेट लॉस्ट, और उसके बाद ये वापस नहीं आएंगे उबर के, क्योंकि तब तक इनके पास आबादी नहीं रहेगा। ये आज निकला है, आज मेरा मतलब मेरे हाथ में ये आया है। हुआंग यीपिंग, one of the best and most influential economists in China. ये खबर मेरे को माइकल पेटिस का एक ट्वीट से निकला आज। And Michael Pettis is one of the best Western economists who knows China and who's sitting in China in Tsinghua University. He's a professor of economics in Tsinghua University. He's put this tweet out about Huang Yuping. I didn't know who Huang Yuping was. And I tried to access this website. वो चाइना का वेबसाइट है, वो एक्सेस नहीं हो रहा है, फायरवॉल है ना उधर। बट ही सिटिंग देयर, तो उसने ट्वीट कर दिया। व्हाट डज ही से? वेरी 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 सीरियस थिंग्स। द क्वालिटी ऑफ ग्रोथ इज मोर इंपॉर्टेंट देन द क्वांटिटी ऑफ ग्रोथ। इज टेलिंग हिज ओन पीपल, आपके पास क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं है। Right. The first point he makes is the economy is easy to cool but difficult to heat up. कूल हो गया अभी चाइना का इकोनॉमी, हीट अप नहीं होगा इतना आसानी से। इंपॉर्टेंस ऑफ परसुइंग मॉडरेट इन्फ्लेशन शुड बी रेज्ड टू द सेम लेवल एज परसुइंग जीडीपी ग्रोथ, क्योंकि जब तक इन्फ्लेशन नहीं होगा, जीडीपी भी ग्रो नहीं होगा चाइना के अंदर। और आजकल चाइना इज इन डिफ्लेशन। कहता भैया इन्फ्लेशन शुरू करो किसी तरीके से, वो नहीं हो रहा है। Excess capacity is bad and getting worse. So the policy concept of focusing on investment and neglecting consumption, जो चाइना कर रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहा है, should be changed with stronger fiscal measures to support consumption growth, directly giving money to the people. और चाइना नहीं दे रहा, क्योंकि शी जिनपिंग नहीं देना चाहता है। कोविड के टाइम में यूएसए ने लोगों को पैसा दे दिया, अचानक उनके अकाउंट में पैसा आ गया, $1000, $2000 कि भाई आप उसके साथ खा लो, जी लो।
हमारा देश में पैसा नहीं दिया हमने, हमने सबको सामग्री दे दिया, दाल दे दिया, चावल दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, आप ताकि सब चल सकते हैं। चाइना में कुछ नहीं हुआ आज तक, अभी भी नहीं हो रहा है। थर्ड पॉइंट, debt must be addressed. The balance sheets of households, enterprises, local governments, and financial institutions are currently under great pressure. If the deteriorating trend cannot be stopped in time, it is likely to lead to serious consequences. One of the best economists in China tells this. Why should I not believe it? And whatever he has said, uska विपरीत हो रहा है. So where is China going? Into its lost decade. Look at this. चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इज अ वेस्ट बिकॉज इसमें आरओए नहीं है, रिटर्न ऑफ इनकम. रोड बना लिया, रेल बना लिया, देयर हाई स्पीड रेल is going at almost one third capacity. There's no return of investment from that. On to the right, if you see, the popular property is in a bubble. वो आपको मैंने पहले ही दिखा दिया, right? नजदीक देखिए, property is in a bubble. Manufacturing, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट लिमिटेड हो गया और कंजम्पशन है ही नहीं. तो ये चाइना जा आ रहा है और ऊपर तो और देखिए इनका आबादी घट रहा है और ये घटन जो है नॉट रिवर्स बैक, वापस नहीं आएगा. इनके जो पॉपुलेशन है गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, गिरता जाएगा. यूल से कि भाई इंडिया का है. आप देखिए इंडियन रुपी, इट इज गेटिंग वीकर अगेंस्ट द डॉलर लगातार, गोइंग कंप्लीटली बाय मार्केट प्रिंसिपल्स. बीएसई सेंसेक्स देखिए कहां था और कहां चला गया और कहां जा रहा है. क्यों? सोचो, थोड़ा सोचो. जब मैं बोलता हूं इंडिया को कोई रोक नहीं सकता, अंदरूनी हिस्से प्रॉब्लम्स भी रोक नहीं सकते हमें. क्यों? वो इसीलिए है क्योंकि वी आर अ कंजम्पशन इकोनॉमी. इफ यू इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग योर इकोनॉमी विल जस्ट बर्स्ट आउट. Whatever you manufacture, you have the capability to consume. And if you start consuming, people will depend on you for their consumption. I mean, I'm not an economist, man. I'm talking from first principles, right? I thought I'll put all this along across to you, and so that you can understand where China is going and what's happening in China. And I have no doubt in my mind that China is entering the क्या बोलते हैं उसको, the lost decades. I don't call it a decades. I'll call it three decades. But the transition is going to be difficult. And in this transition, you'll see a lot of issues. Japan had a lot of social issues. Japan had a lot of political issues, a lot of corruption issues, everything. If you go into the political history and the economic history of Japan, you'll see all this. You think China will get away from it? At this point of time, China is an unnatural society with communism. And that population is shrinking, aging, and going poorer. Because all tricks which China is doing is making the average China man poorer. In which case, there are going to be problems in China. But at the same time, as China goes down, it will create problems for others.
let's be very clear. It will create problems for the world and it will create problems for India and खास करके with Pakistan. That is why I keep talking. I mean, look, I can talk of so many things. Why do I keep coming back of China? Because China is our biggest problem. And we don't understand China well. Okay. So now I'll